हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स में आई हेल्प यू में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। आज से आपका एक नया चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका हम अच्छे से उसके बारे में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसके साथ जुड़ जाएंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपके बहुत ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं और जो जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी आज की क्लास में। और अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंचाम, दिनेश, विशाल गौतम, बापू मौर्य। गुड इवनिंग। ठीक है पंचाम। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मुझे ये भी बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जल्दी बता दीजिए। गुड इवनिंग बापू मौर्य, आदित्य कुमार, गुड इवनिंग। रामानुज कुमार, साक्षी सिंह, गुड इवनिंग। दिनेश, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपके उसमें है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है चैप्टर। शुरू करने से पहले सब जुड़ जाए ताकि हम एकदम से शुरू कर ले। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हाँ, तो ये तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। आप पढ़ोगे ह्यूमन स्वास्थ्य के बारे में, मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में, और किस प्रकार से रोग होते हैं, डिसीज अर्थात रोग, मनुष्य किस प्रकार से बीमार हो जाता है, ये सारे आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। आपको भी पता चल जाएगा कि आपको सर्दी किस कारण हो रही है, किसी को टाइफाइड होगा तो किस कारण से हो रहा है, मलेरिया हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है, ये सब आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। एक एक चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसको अपने दिमाग में बैठा देना है, और साथ ही साथ जो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी या आपको जो मैं स्क्रीनशॉट लास्ट में दूंगी, वैसे अगर आप अपने आंसर को मेंशन करोगे अपने एग्जाम में तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो इसलिए साथ ही साथ इस पे भी ध्यान रखना है आपने कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट क्या दिए हैं। क्लियर? चलिए फिर शुरू करें। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बात करें, हम बात कर रहे हैं मानव स्वास्थ्य की। क्या है मानव स्वास्थ्य? स्वास्थ्य की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या बोलते हैं, जल्दी से आप अपने कमेंट लीजिए, बताइए और मैं अब बताती हूँ। WHO यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, है ना, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, फिजिकली, ठीक है, फिजिकली जो हम बाहरी तौर से देख रहे हैं, मेंटली यानी मानसिक रूप से, और सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। यानी कि मेंटली से हम कैसे बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पागल है तो वो अस्वस्थ है, नहीं। अगर वो स्ट्रेस, बहुत सारे लोग रहते हैं स्ट्रेस भी ले रहे, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेस भी लेते हैं तो हम भी स्वस्थ नहीं है। हमें टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा तो हम स्वस्थ नहीं है। हमें क्या है, WHO के अनुसार हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहे जाएंगे अगर हम मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ नहीं है। तो उसमें स्ट्रेस भी नहीं लेना है आपको ज्यादा, है ना, और आपके दिमागों में उल्टे उल्टे जो ख्याल आते हैं वैसे भी चीजें भी नहीं आनी चाहिए। और अगर सामाजिक तौर की बात करें, सामाजिक तौर यानी कि आप समाज के साथ कैसा व्यवहार कर रहे, ठीक है, एक व्यवहारिक भी होगा। समाज यानी कि अगर मोदी जी ने अगर स्वच्छता अभियान चलाया है और आप स्वच्छता अभियान के अगेंस्ट क्या करते हो, आप खाया पिया लिप चिप्स का पैकेट और फेंक दिया उसको कहीं पर भी, कचरे में भी नहीं डाला, डब्बे में नहीं डाला, नाली में फेंक दिया, तो आप भी सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं हो। मेंटली तो स्वस्थ हो ही नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पर भी आप स्वस्थ नहीं हो। ठीक है, यानी आप क्या करोगे, अगर आप सामाजिक तौर से हम बात करेंगे कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अपना एक व्यवहार होता है ना, मैंने आपको एक बार बताई थी ये बात कि हमारी व्यवहार ही हमारी पहचान होती है। आप बड़े से बड़े अफसर बन जाओ, आप खुद ही सोचो आपको कौन सा अच्छा लगता है, कोई नेता अगर आपको या कोई भी ऑफिसर आपको अच्छा लगता है तो आप देखते हो ना
कि उनका नेचर कितना आपको प्रभावित करता है, तो आप उनकी वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हो, है ना, जिसका नेचर आपको अच्छा लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। शारीरिक तौर पर यानी कि बाह्य रूप से तो स्वस्थ तो होना ही चाहिए वो। क्लियर इतनी बात? कोई भी ऐसा ना हो कहीं से चोट वोट या हाथ एक नहीं है तो वो क्या अस्वस्थ ही कहा जाएगा। क्लियर इतनी बात? हाँ बिल्कुल। चलिए बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ये आपने बचपन में ये डेफिनेशन हमेशा पढ़ी है। तो स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है ये क्या है? WHO के अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक संतुलन की स्थिति में होता है वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। बस इतनी डेफिनेशन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे। बस क्लियर इतनी बात, ठीक है? हाँ, तो अब से अपना सामाजिक टेंशन नहीं लेनी है। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, ये नहीं कि ओहो क्या करेंगे हम बोर्ड एग्जाम में, कैसे होगा सब। तो मेंटली एकदम अच्छे रहोगे तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। मेंटली अगर क्या रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे तो फिर कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ो अभी, क्योंकि अभी टाइम है ना, अभी टाइम है। जिसके बोर्ड एग्जाम है तो वो टाइम है उनके पास, तो उस टाइम का यूज करो। बस इतना बोलूंगी मैं। चलिए आगे चलिए, ठीक है? अब देखेंगे हमने सबसे पहले क्या क्या याद करना है। मैंने इस टॉपिक में अगर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखते हैं तो आपको मेन चीज ये आएगी, एक तो मनुष्य में होने वाले रोग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है? या तो अगर आपको ऑप्शनल में कुछ आता है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि टाइफाइड का रोग वाहक कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन आएगा मलेरिया का जीवन चक्र, वो आपको ध्यान रखना है। आगे हम और भी पढ़ेंगे, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र आएगा, उस तंत्र के बारे में पढ़ना है। क्लियर? टीकाकरण के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे रोग भी दिखेंगे, एड्स, कैंसर और अल्कोहल, इन तीनों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इनके अंदर ही क्वेश्चन घूम के आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो यही बात करना है। और मैं अभी आपको एग्जाम पर्पज से ही पढ़ाऊंगी, इसलिए जो जो मेन होगा वो सब आपके सामने रखा जाएगा। आपको भी ध्यान से सुनना है और मुझे भी आपको अच्छे से पढ़ाना है, ताकि आपके एकदम दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। क्लियर? चलिए, वैसे कुछ नहीं इसमें, बस ध्यान यही रखना है कि कौन सा वाहक है, क्या काम करता है, इस रोग की कमी से क्या हो जाएगा, यही सब है इसमें। क्लियर? एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको, चैप्टर में है क्या, रोगों के बारे में पढ़ोगे। बस मलेरिया के आपको पूरे जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है, दूसरी बात। क्लियर? चलिए ठीक है, सब आ चुके हैं। एक बार नाम ले लूं मैं सबके, रामानुज, विजय कुमार, जीत तोमर, अजय सिंह, विजय गुप्ता, रितु कुमार, रितु शर्मा, आदित्य कुमार, वेलकम टू फिजिक्स, डॉक्टर अनुराग, निशांत कुमार, प्रदीप, बापू मौर्य, पंचाम, योगी राजपूत, निशांत कुमार, मनीष चौधरी। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है ना? तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन जरूर लिखना, और आपको आनी भी चाहिए, और ये चीजें अप्लाई भी करनी है आपको। हाँ, अजय सिंह एनसीईआरटी ही है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए बता दूंगी, वैसे आपकी एनसीईआरटी बेस है, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए। एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए उन चीजों को याद करने का। मैंने कहा कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे उस चीज को एक्सप्रेस करोगे, कैसे अपने आंसर को लिखोगे, वो यहाँ पता चलेगा। क्लियर? चलिए आगे चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे। वैसे तो आपको एक चीज और बता दूं कि अगर हम रोगों की बात करते हैं, हमने स्वास्थ्य की डेफिनेशन पढ़ ली, अगर उन चीजों में किसी भी चीज में कमी आएगी, सामाजिक तौर पर किसी व्यक्ति में कमी आती है, मेंटली तौर पर कमी आ जाती है, या हम उसको कह सकते हैं शारीरिक तौर पर कमी आ जाती है, तो वो अस्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। बस स्वास्थ्य की डेफिनेशन खत्म। उसके बाद आया रोग। रोग की अगर बात करेंगे तो याद रखना, आपके रोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक आपके जन्मजात रोग होंगे, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, जन्मजात रोग होते हैं, और एक उपार्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोग के अंतर्गत आप पढ़ोगे आनुवांशिक रोगों के बारे में, ठीक है? आनुवांशिक रोग यानी कि जो भी क्या होंगे, जीन से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड होंगे, ठीक है? यानी माता से बच्चे में आ रखी है, तो ये सब क्या होंगे, जन्मजात रोग। उपार्जित यानी कि जन्म के पश्चात जो रोग होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं, एक्वायर्ड रोग कहेंगे। क्लियर इतनी बात? इसमें आपके दो रोग होते हैं, एक होता है संक्रमण
और दूसरा होता है असंक्रमण। इतनी बात याद रखनी है। संक्रमण के अंतर्गत आप ऐसे रोगों को देखोगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, दो क्या होंगे, जो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में फैलते हैं। ठीक है, अगर इसने इसको छू लिया या इसने इसके पे छींक लिया तो इसमें क्या हो गया, इसको भी रोग हो जाएगा। तो अगर इनको रोग हो गया तो फिर ये सैड बना देते हैं। ये सैड हो गया, पहले तो हंस रहा था, ये रोग फैलाने वाला बहुत खुश है। क्लियर इतनी बात? संक्रमक में आपने ये पढ़ना है। अब असंक्रामक रोगों के अंतर्गत ऐसे रोग जो क्या होंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। अब चाहे ये हाथ मिलाए, चाहे ये पैर मिलाए, कुछ भी करे, ये बिल्कुल नहीं फैलेगा एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलेंगे, आप इसमें देखोगे, आप देखोगे इसमें जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा। ठीक है, जीवाणु विषाणु के द्वारा फैलेंगे, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलेंगे, कृमि के द्वारा फैलेंगे। बस ये सारे जो होंगे ये सभी संक्रामक रोग होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेंगे। खांसने में फैलेंगे, छींकने में फैलेंगे, हाथ मिलाने में फैलेंगे। ठीक है, दूषित अगर हम भोजन की बात करें तो किसी रोगी व्यक्ति की दूषित जो उसकी छींकें होगी वो किसी भोजन में पड़ा होगा और स्वस्थ व्यक्ति अगर उसे खा लेगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। असंक्रामक रोग में आप क्या देखोगे कि ऐसे रोग होंगे जो व्यक्ति के शरीर पर होंगे, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से कितना भी मिल जाए, गले मिल जाए, झप्पी दे दे उसे, हाथ मिला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उस पे वो रोग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, कैंसर पढ़ोगे, एड्स पढ़ोगे। ठीक है, ये सारे क्या ऐसे रोग है जो कि क्या होंगे, असंक्रामक होंगे। इतना ओवरव्यू किस किस को समझ में आ गया, ये चैप्टर के अंतर्गत आपने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो पढ़ोगे आप संक्रामक रोग पढ़ोगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। खांसना, छींकना, गंदा खाना खाना, इन सब की वजह से। और इनको जो फैलाने वाले होंगे वो सब क्या होंगे, या तो जीवाणु होगा, या तो विषाणु होगा, या कोई प्रोटोजोआ होगा, या कोई कृमि होगा। क्लियर? ठीक है, और मेन बात क्या याद रखनी है आपने, किसी भी रोग को फैलाने वाला जो क्या होता है, रोग वाहक। इसका नाम बहुत ज्यादा आपको याद रखना है। रोग वाहक का नाम किस जीवाणु के द्वारा फैल रहा है, किस विषाणु के द्वारा फैल रहा है, किस प्रोटोजोआ के द्वारा फैल रहा है, ये सब आपको बताना है। क्लियर इतनी बात? ये था चैप्टर का ओवरव्यू। चलिए बस इतनी बात क्लियर, आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगे, हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात याद रखनी है, यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी में दिया है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दे रखे हैं। 3 कारक हैं। एक होते हैं आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यानी जीन की संरचना, डीएनए की संरचना, इनके द्वारा जो भी परिवर्तन होंगे या इनमें असमानता हो जाती है उसके द्वारा जो उत्पन्न रोग होते हैं उन्हें आनुवांशिक विकार पर बोलते हैं। आपने देखा था 6वें चैप्टर में, आपने सारे विकारों के बारे में पढ़ा था। गुणसूत्रों की संख्या जब अधिक हो गई थी, कम हो गई थी, वो सभी कैसे विकार थे, आनुवांशिक विकार। ठीक, क्लियर इतनी बात? आगे चले, संक्रमक कैसे होता है। जो ये संक्रमण पड़ रहे हैं, इन्फेक्शन, ये किसके द्वारा होंगे, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, विषाणु। ठीक है, मैंने अभी बताया, प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है, कृमि के द्वारा, इन सब के द्वारा क्या होता है, संक्रमण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। क्लियर इतनी बात? अगर हम बात करते हैं जीवन शैली की, तो जीवन शैली की बात क्या कर सकते हैं, मनुष्य का जन्म हो गया, उसके पश्चात उसके शरीर में किसी चीज की कमी का हो जाना, या तो उसके खान पान का सही नहीं हो पाना। आजकल क्या है, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे लोग, तो बहुत सारी बीमारी भी नई हो रही है। किसी को क्या हो रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाता है, ये भी सुना है आपने, है ना। तो ये सब क्या है, खान पान से रिलेटेड बोल सकते हैं। ठीक है, या कोई व्यक्ति व्यायाम वगैरह नहीं कर रहा है तभी भी उसमें कोई रोग हो सकते हैं। ठीक है, मानसिक तौर पर वो कमजोर है, ये सारे क्या है। या फिर हम बोल सकते खान पान में विटामिन की कमी से, आप देख रहे हो कौन सा, रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से रिकेट्स हो जाता है, बी की कमी से बेरी हो रहा है, सी से स्कर्वी हो जाता है। ये सभी रोग किस में आ जाएंगे, जीवन शैली में आ जाते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, सबको क्लियर? ठीक है, बापू मौर्य कह रहे क्लियर, तो क्लियर। चलिए बस, हाँ ठीक है,
बस इतनी बात याद रखनी है आपको। ये 3 जो है रोग कारक होंगे। आनुवांशिक रूप से भी देख रहे हो कि कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, संक्रमक जीवाणु विषाणु के द्वारा भी कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, और जीवन शैली में किसी प्रकार की असमानता आने के कारण भी रोग उत्पन्न हो जाता है। ना, फास्ट फूड खाते हो तो पेट में दर्द हो जाता है, मैदा 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 खाया और फिर रात को पेट पकड़ के बैठ गई कि दर्द हो गया दर्द हो गया, हाँ है ना। तो यही चीज हो जाती है, जीवन शैली में कुछ कमी के कारण, इस कारण ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए फिर आगे, ठीक, आगे अब देखिए अनुवांशिक विकार, ये मैंने आपको बता दिया, जीन या गुणसूत्रों में असमानता के कारण। संक्रमण बोलेंगे तो जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि के कारण। जीवन शैली यानी कि खान पान, व्यायाम की कमी या फिर मानसिक तनाव के कारण ये सारे रोग हो जाते हैं। आजकल लोगों को ज्यादा क्या है, ये जीवन शैली वाला रोग ज्यादा है, टेंशन लेते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है, एकदम डिप्रेस्ड हो रखा है, कोई कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ये सारे क्या है, जीवन शैली में ही उसके कुछ बदलाव आए हैं और उसके बाद उसे वो सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल, चलिए हाँ आगे चले, ठीक। अब देखेंगे हम मानव में सामान्य रोग। मानव में क्या क्या सामान्य रोग है, सबसे पहले ये देख लेते। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगाणु कहेंगे। पैथोजन जहां पर यूज होता है, पैथोजन ये क्या है, रोगाणु, रोगवाहक जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या करेगा, मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। अब पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सभी हो सकते हैं। और ये क्या रहते हैं, परजीवी के रूप में भी रहते हैं, है ना। मनुष्य के शरीर पर परजीवी के, अभी आप जब आगे आगे रोग पढ़ोगे ना, बहुत सारे ऐसे जीवाणु विषाणु होंगे जो मनुष्य के जीव शरीर पर परजीवी के रूप में रहेंगे, यानी मनुष्य की ही किसी भाग को खा रहे होंगे। परजीवी यानी दूसरों के शरीर पर रह करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करना। तो ऐसे भी बहुत सारे आप देखोगे कि ये रोगाणु जो होते हैं परजीवी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मनुष्य या अपने परपोषी के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। उनके शरीर पर अगर आपका हाथ कट जाता है तो दर्द होता है ना, तो ये सारे जीवाणु विषाणु भी हमारे शरीर पर रह करके हमारे शरीर के किसी अंग को खा करके अपना पोषण तो प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें साथ में क्या दे जाते हैं, रोग दे देते हैं। क्लियर इतनी बात। और इन सबको ये याद रखना है कि ये सब क्या है, इन सब की आप सबको बहुत प्यार करते हैं, विषाणु भी आपको बहुत प्यार करता है, जीवाणु भी, इसलिए ये क्या कर लेते हैं, आपके शरीर पर आ जाते हैं। मनुष्य के शरीर, मनुष्य से बहुत प्यार रहता है इन्हें, और इसलिए ये उनके शरीर पर ही आते हैं कि उनका खून कितना अच्छा होगा। मच्छर की बात करें अगर, है ना, कृमि की अभी देखोगे आपकी कैसे वो देखेगा कि किसी कोई हमारी आंतों को खा रहा है कोई ऐसा जीवाणु, तो वो सब आप देखोगे। तो ये सभी को मनुष्य से बहुत प्यार रहता है, उनसे ही पोषण प्राप्त करते हैं। क्लियर, हाँ चलिए आगे, आगे देखिए, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो रोगों की बात करते हैं इसमें आपने सबसे पहले टाइफाइड को पढ़ना है। टाइफाइड सबने सुना है, मैं जो बता रही हूँ मेन बता रही हूँ आपके एग्जाम पर्पस से भी, तो सिंपल आपको कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको सीखना है, ठीक है। सबसे पहले हम टाइफाइड, सबने सुना होगा टाइफाइड, बीच में तो बहुत ज्यादा फैल रहा था, है ना, तो याद रखना है कैसे। सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले टाइफाइड का रोग कारक याद कर दो, किसके द्वारा ये फैल रहा है। सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखनी है कि कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। कौन, सब याद रखोगे, जीवाणु जनित रोग है, और इसका जो जीवाणु है वो है साल्मोनेला टाइफी, नाम याद कर लो, साल्मोनेला टाइफी। क्लियर, ठीक है, कौन सा है ये, एक जीवाणु जनित, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक जीवाणु जनित रोग का नाम बताइए, और आपको ऑप्शन में अलग अलग दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपके वहां पर टाइफाइड दे रखा है तो आपको वो टिक लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि टाइफाइड क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। क्लियर इतनी बात, हाँ चलिए। अब इसका जो वाहक कैसा है, यानी कि किस तरीके से फैलेगा, ये कैसे फैलेगा, सदूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ इसके द्वारा जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होगा, छोटी आंत और आमाशय। छोटी आंत और आमाशय में रह करके ये क्या करता है, टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। अब मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊं
तो यहाँ पर आपने करा, भोजन को ग्रहण करा मुंह से, गंदा दूषित भोजन रहा होगा, है ना, उसको मुंह से खाया, किसी ने छीका छूका होगा, खा लिया आपने वो खाना। ये देखो दूषित पानी बता रहे हैं ना यहाँ पर, देखो इसमें कितने सारे ये टाइफी है, ये बहुत सारे टाइफी बने हुए। अच्छा पेन, ये दिख रहे हैं, ये टाइफी बन रखी है और आपको पता नहीं है, इसलिए तो पानी को उबाल के पीना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। खाने को धुल, सब्जियों को धुल करके, किसी की भी छींक वगैरह फैली हुई है ना, तो ये देखो इसने ये पानी को पिया, उसके बाद क्या हुआ, इसकी छोटी आंत को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रह करके ये जीवाणु क्या कर रहा है, अब उसकी छोटी आंत में रह करके वो उसको खाना स्टार्ट करेगा, है ना। खाना यानी कि यहाँ पर ये रहेगा, अपने जीवन चक्र को चलाएगा और इससे क्या होगा, अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। क्या लक्षण दिखेंगे, लंबे समय तक तेज बुखार आता है, ठीक है, कितना 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। और क्या लक्षण दिखेंगे, आमाशय की भित्ति में सूजन हो जाने लग जाती है, ठीक। अधिक गंभीर होने पर ये आंत्र में छेद बन जाता है, बोला ना वो खाने लग जाते हैं, छेद करने लग जाते हैं। तो बहुत बार अगर वो खाने लग जाएंगे आंतों को, जब टाइफी जो होंगे ये आंत को खाने लग जाएंगे, तो फिर आपके भोजन का पाचन कैसे होगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है, सीधा मृत्यु हो जाएगी। ये बात भी ध्यान रखना है, कमजोरी हो जाती है, अपचत यानी डाइजेशन खराब हो जाएगा आपका, सिर दर्द, भूख, ये सब क्या होगा, ये सभी क्या है, टाइफी के लक्षण है। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और अब देखो टाइफी का जो रोग का लक्षण यानी कि इसका निदान या जांच किसके द्वारा की जाती है, एक पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी जांच बिडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग कारक, कौन सा रोग कारक है, ठीक है, वाहक, वाहक भी, चलो प्रभावित अंग को याद रखना है, और निदान क्या है इसका, बिडाल परीक्षण। और इसके जो लक्षण, ठीक है, लक्षण मैंने बताए थे ना कि इसमें ये कहां पाया जाएगा आपको, यहाँ प्रभावित अंग यानी कि छोटी आंत में। क्लियर इतनी बात, क्लियर है सबको। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपको सारे जो आप चार्ट बनाओगे जब इनका, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं राहुल। तो टाइफाइड का सबको क्लियर, कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा कहां इफेक्ट कर रहा है, आंत में कर रहा है, और आंत जब सूजने लग जाती है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, सूजेगा सूजेगा और बहुत देर हो जाएगी जब, इसलिए दवाई इस पे पहले इसका बिडाल परीक्षण के द्वारा परीक्षण करा करके जल्दी से दवाई अगर स्टार्ट हो जाती है तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे स्वस्थ होने के। क्लियर, और अगर यहाँ पर देर हो गई तो सीधा मृत्यु हो जाती है टाइफाइड से। क्लियर इतनी बात, बिल्कुल। चलिए फिर आगे, ठीक है ना, आगे चलेंगे। ये देख लो, ये डायग्राम है अच्छा सा। अब दूसरा जो, अच्छा हाँ एक और बात है, हाँ ये थोड़ा रोचक तथ्य है, ये बहुत पूछा जाता था। एक रहती कौन, मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी जिसको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, ये ना एक रसोइया थी, तो वहां ये खाना बनाती थी। तो अगर मैंने कहा ना ये सारे ऐसे संक्रमण रोग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके खांसने छींकने से भी वो रोग किसी दूसरे व्यक्ति पे जाएंगे, तो अगर ये खाना बना रही थी, ये खाना बनाते बनाते वहीं छींक रही खच्चू, और सब कुछ वहीं खाने पे ही, और वही खाना कहीं होटलों में कहाँ कहाँ सब खाएंगे वो, और लोगों ने खाया और सबको क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। तो इसलिए जो मैरी मेलोन था इन्हें टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, ठीक है। ये एक महिला थी रसोइया, वर्षों तक अपने द्वारा बनाए खाने से लोगों में टाइफाइड फैलाती थी। मतलब देखो, टाइफाइड फैलाया, फेमस। अब आप मत सोचना कि हमें भी फेमस करना है तो हम फैला देते हैं कोरोना, नहीं, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना है किसी ने। तो ध्यान रखेंगे, तो मैरी मेलोन जैसी गलती मत करना, वो अच्छी चीज के लिए फेमस नहीं है, वो गलत चीज के लिए फेमस हो गई। चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रोचक बातें इसके बारे में टाइफाइड को याद करने के लिए। चलिए आगे चले, दूसरा जो आपका है न्यूमोनिया, बहुत ही कॉमन है न्यूमोनिया। सबसे पहले रोग वाहक क्या है, इसका रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, याद रखना है सबने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्लियर इतनी बात, रोग कारक है। वाहक क्या है इसका, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने और छींकने से निकलने वाली जो तरल की सूक्ष्म बूंदें होंगी, जो छींक निकालते हैं ना हच्छू करके, वो छींके निकलती है,
उसे एरोसोल कहते हैं। याद रखोगे, क्या बोलते हैं? एरोसोल कहते हैं। क्लियर? ठीक है। और वो क्या होती है? संक्रमित व्यक्ति द्वारा काम में ली जाती है। अब आप दो फ्रेंड खड़े हो, एक को निमोनिया है, इसलिए क्या कहते हैं? डॉक्टर मास्क पहन के रखो, क्योंकि क्या हो जाएगा? वो संक्रमण रोग के अंतर्गत आते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। ये है एक इंसान, ठीक है, ये है दूसरा इसका दोस्त। अब इसको तो निमोनिया था, इसको निमोनिया है, इसको मैं ऐसे दिखाती हूं, ये निमोनिया से ग्रसित है, ठीक है, ये तो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन ये इसके संपर्क में आया, इसने ना मास्क पहना ना कुछ, सीधा इसको छीका इसने इसके मुंह पे, ठीक है, और ये छींकों को हम क्या कह रहे हैं? एरोसोल। और इस छींकने से क्या हो गया? इस छींक के द्वारा इस व्यक्ति को भी निमोनिया रोग हो जाता है, इसलिए निमोनिया भी एक संक्रामक रोग होगा। क्लियर? हाँ, बस याद रखना है आपने यही। प्रभावित अंग को बहुत ज्यादा याद रखना है निमोनिया के। कौन कौन से अंग निमोनिया में प्रभावित होते हैं? टाइफाइड में आपने देखा आंत प्रभावित होगी, ठीक है, निमोनिया में फेफड़े की वायु कुपिकिया, ठीक है, कफसा बनने लग जाता है पूरी वहां वायु फेफड़ों में, ठीक है। और यहाँ पर देखो वायु कुपिकाओं में तरल भर जाने से श्वसन में कठिनाई हो जाती है ना, फेफड़ों द्वारा हम श्वसन लेते हैं, अगर वहीं पर ब्लॉकेज आ जाएगी तो उसके कारण फिर सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सांस लेने में कठिनाई, बुखार आ जाता है, सर्दी लग जाती है, सिर दर्द, खांसी हो जाएगी, और जब ये अधिक गंभीर हो जाता है तो इसका जो मेन बात आपको याद रखनी है, जब निमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति के ओंठ नीले हो जाते हैं, अर्थात वहां पर ऑक्सीजन प्रभावित नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है ओंठों में, जिस कारण यहाँ पर व्यक्ति के ओंठ और हाथों की जो उंगलियां, नाखून होते हैं ना, वो नीले नीले दिखने लग जाते हैं। किसकी कमी के कारण? O2 की कमी के कारण। याद रखोगे सबके सब, इसका जो मुख्य लक्षण है वो याद रखना है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि सिर दर्द बुखार किसमें होगा, आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से रोग में व्यक्ति के ओंठ नीले पड़ जाते हैं, तो आपका आंसर होगा निमोनिया, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे निमोनिया के लक्षण दिखने लग जाते हैं, व्यक्ति के ओंठ नीले हो जाते हैं। क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है। और कैसा रोग है निमोनिया भी याद रखोगे, ये भी एक जीवाणु जनित रोग होगा। कुछ अन्य रोगों में क्या हो सकता है, किसी निमोनिया के जो पेशेंट होंगे उसको अतिसार हो जाता है, पेचिस हो जाती है, प्लेग, ठीक है, डिप्थीरिया आदि प्रमुख रोग हो जाते हैं अगर निमोनिया होता है। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे चले। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अब सामान्य जुकाम की बात करते हैं। सामान्य जुकाम तो नॉर्मली ठंड भी लग जाती है तो फिर भी हो जाता है, लेकिन वो किसके द्वारा? रोगवाहक, उनके लिए भी रोगवाहक होते हैं। अगर तो यहाँ पर क्या है, सामान्य रोग क्या है, जुकाम आया वो वायरस से फैल रहा है, ठीक है, तो यानी कि नासा में रहने वाले जितने भी विषाणु होते हैं वो सभी जुकाम को फैलाते हैं, ठीक है। और राइनो वायरस जुकाम को फैलाने में मददगार होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ठीक है। क्या प्रभावित अंग होगा? नाक की आंतरिक झिल्ली व श्वसन मार्ग इससे प्रभावित होते हैं। फिर आप देखते होंगे जब जुकाम लगता है तो फिर नाक की बहती रहती है, फिर आप पकड़ लो एक हैंकी और लगाते रहो नाक में, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर नाक की आंतरिक झिल्ली प्रभावित हो जाती है और श्वसन मार्ग भी साथ साथ प्रभावित होता है। जब नाक आपकी बंद हो जाती है, ऐसे लगता है ना, फिर आपको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो इसलिए क्या है, ये सामान्य जुकाम है। लक्षण क्या है इसके? नाक में खुजली लगे रहते हो, खुजलाने में, है ना, बेचैनी जैसी स्थिति हो जाती है, नाक में तरल स्राव देखा है आपने, है ना, खांसी, सिर दर्द, अगर जुकाम लगेगा तो फिर सिर दर्द ऑटोमेटिकली आपको होने लग जाता है, सांसें ढंग से नहीं ली जाती है, बेचैनी होने लग जाती है। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पर आवाज भी आपकी खराब सी आने लग जाती है जुकाम की वजह से। आपने सुना होगा ना, कभी किसी को जुकाम लग जाता है तो उसकी आवाज भी एकदम से चेंज हो जाती है। क्लियर सबको? हाँ बिल्कुल। और उसके हाँ कंठ में भी दर्द होने लग जाता है। क्लियर इतनी बात? तो ये देखो बेचारा, हाँ ये देखो इसको जुकाम हो गया बेचारे, किसी ने इसको, इसकी क्लास में इसको बेचारे ने, किसी दूसरे बच्चे ने इसको फैला दिया। अब बेचारा देखो उसके गले में खराश भी हो रही है, नाक भी बह रही है, बार बार साफ कर रहा है, दर्द भी हो रहा है भाई इसकी मांसपेशियों में, खांसी भी स्टार्ट हो जाती है, जुकाम लगेगा,
सिर दर्द हो रहा है इसको, चक्कर भी आ रहे हैं इसे, ये बहुत ज्यादा जब ज्यादा ही होने लग जाता है ना, और कभी कभी बुखार जैसे लक्षण भी दिख जाते हैं, है ना। हाँ, जीत तोमर को भी जुकाम लग गया, विशाल गौतम को भी जुकाम लग गया, सबको जुकाम लग गया। हाँ, तो जब क्या होगा, जुकाम लगेगा तो हाथ में हैंकी जरूर रखना, और मास्क, आजकल तो मास्क चल रहे, तो मास्क ही पहन के चलो, जुकाम का भी पता नहीं, कोरोना भी नहीं फैलेगा, साथ ही साथ जुकाम भी नहीं फैलेगा। ठीक है, रितु शर्मा, विनय मौर्य, जीत तोमर, हैंकी अपने पास ही रखो। ठीक है, अब देखो इसका वाहक इसका रहता कहाँ है, ये भी बात करते हैं। अभी तक हमने टाइफाइड का देखा तो ये भोजन या जल में हमें दिख रहा था, है ना, उसी प्रकार न्यूमोनिया का भी दिख रहे थे हम। इसका देखो हवा द्वारा फैलाया जाता है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने से नाक से निकलती सूक्ष्म तरल की बूंदें, जिसे हम एरोसॉल कह रहे थे, हवा में बिखर जाने से वहां खड़े दूसरे व्यक्ति की श्वसन क्रिया द्वारा उसमें प्रवेश करती है। बस इसलिए कहते हैं जब भी खांसो, छींको, मुंह पर हाथ रख लो या फिर अपने बाहों पे छींको। ठीक है, और अब तो ऐसे ही करना। और एक और बात याद रखना, ये चीजें बहुत ही ज्यादा मुझे गलत लगती है, क्योंकि मुझे भी दिखता है, जब भी आप कभी रास्ते में जाते हो ना, आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, कि सामने से कोई गाड़ी वाला जा रहा है, वो थूक लेता है बाहर, तो ये चीजें अवॉइड करवाना। ठीक है, क्योंकि आप अभी जनरेशन नई हमारी जनरेशन हो, तो आप ये चीजें मत करना, क्योंकि बड़े लोग तो ये, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि गाड़ी चला रहे मजे से आगे और ये लोग थूक रहे, वो नहीं देख रहे कि अगल बगल भी और आ रहे हैं पीछे से। तो ये बहुत ज्यादा मेरे साथ होता है, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई करे, तो इसलिए आप भी इस चीज के लिए अवेयर रहे। अगर कोई थूकता है तो उसे बिल्कुल मना कीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए हानिकारक है ना। तो इसलिए ये बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है आपने। पढ़ाई के साथ साथ अच्छी चीजों को भी अपने में विकसित करो, है ना। बहुत बार ये चीजें देखने के लिए मिलती है, इसलिए आप ऐसा ना करो, क्योंकि हम अगर खुद सही है तभी सामने वाले सारे सही हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए खुद को सही रखना है। इसलिए कभी भी गाड़ी चला रहे हो, लड़के सीधा भगाते, लेग थूका इधर, लेग थूका उधर, बस उससे बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो चीजें नहीं करनी है, वो गलत चीज है। सामने वाला, उसके दिमाग में क्या रहता होगा उस इंसान के बारे में, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये चीजें आप सभी अवॉइड करना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं इसलिए आपको ये चीजें बताऊंगी। क्लियर इतनी बात? हाँ, आगे चले। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे मलेरिया। तो मैंने यहाँ पर याद रखना, मलेरिया के बारे में हम इसके पूरे जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो रात रात दिन दिन में मच्छर आ रहा है ना, कैसे आपको काटता है और फिर उसका जीवन चक्र भी साथ साथ शुरू हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख लो कि इसका कारक क्या है, ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। अब देखो पहला जो प्रोटोजोआ रोग आया है वो कौन है, मलेरिया। याद रखोगे आपने दो, तो आपने क्या पढ़ लिए, प्रोटो, आपने दो रोग ऐसे पढ़ लिए जो कि टाइफाइड और निमोनिया, जो कि जीवाणु जनित थे। उसके बाद सामान्य जुकाम आया, वो विषाणु जनित था। इसके बाद जो मलेरिया होगा वो प्रोटोजोआ है। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, एकदम क्लियर होके जाना। अपनी एनसीईआरटी के जितने भी बन सके मैं लेके आ रही हूँ, इसलिए बिल्कुल एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्रोटोजोआ रोग मलेरिया, ठीक है, द्वारा फैलता है। इसकी 4 जातियां मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाती है। ये जातियां दी है या नहीं पता नहीं मुझे ध्यान से, लेकिन ये 4 जातियां जो होती है, ये चारों जाति मलेरिया फैलाती है। क्लियर? एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होती है प्लाज्मोडियम ओवेला, ठीक है, एक होती है प्लाज्मोडियम मलेरी और एक होता है प्लाज्मेंट फैल्सीपेरस। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है, इसकी जो सबसे घातक वाली जो जाति होती है वो वाइवेक्स होती है। याद रखोगे, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है ये सबसे ज्यादा घातक होती है। क्लियर इतनी बात मलेरिया के बारे में? ठीक है, इसका जो वाहक होता है किसके द्वारा फैलती है? अभी तक हमने खांसना छींकना पढ़ा, उससे पहले हमने देखा दूषित भोजन खाने से, लेकिन यहाँ पर जो रोग वाहक, रोग फैलाने वाला है, वो पहली आई है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ये क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है। क्लियर सबको? क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें क्लियर हो रही है? हाँ,
बिल्कुल, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसका पूरा जब जीवन चक्र दे रखा है, क्योंकि इसका जीवन चक्र जब ये मनुष्य में प्रवेश करता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। ये रहा वो दुष्ट सा इंसान, मच्छर, यही है वो मादा एनाफिलिस, ठीक है। आ जाती है फिर ये, ठीक है। ये वो देखो कितना खून पी दिया इसने, टेस्टी टेस्टी खून सब पी रही है वो उसको, ठीक है। देख लिया मच्छर को। आगे चले, चलिए मलेरिया के बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है, पर इसके अभी जो छोटे छोटे पॉइंट है, क्या प्रभावित अंग होता है, अब ये भी ध्यान रखना है। यकृत और आरबीसी, आरबीसी आपकी ब्लड में प्रेजेंट है ना, लाल रक्त कणिकाएं, यकृत, लीवर और आरबीसी आपकी प्रभावित करेगा मलेरिया। क्लियर इतनी बात, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। लक्षण क्या होंगे, सिर में तेज दर्द होता है, 48 या 72 घंटे में कपकपी युक्त ठंड के साथ तेज बुखार भी चढ़ता है, ठंड भी लगेगी, बुखार भी चढ़ेगा, ठीक है। और सबसे घातक एवं गंभीर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस द्वारा होता है। अच्छा, पीछे याद रखना है कि यहाँ पर घातक मैंने क्या बताया, वाइवेक्स, चलो ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। फैल्सीपेरस, ठीक है, वो गलत हो गया है शायद, ठीक है। फैल्सीपेरस इसका सबसे घातक वाला समूह है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मलेरिया, डेंगू, कूड़े वाली गाड़ी भी तो लगाती है गाना, है ना, पर वो डेंगू के लिए लगाती है जो गंदगी से फैल रहा था, ठीक है। मलेरिया में मच्छर, क्योंकि मच्छर पनपते हैं, उसके बाद ही घरों में प्रवेश करेंगे और फिर वो काटेंगे और फिर वो यकृत और आरबीसी को क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं, और उसके बाद ये रोग घातक बन जाता है, व्यक्ति को बहुत तेज ठंड लग जाती है और यहाँ पर साथ ही साथ उसको बुखार भी आने लग जाता है। क्लियर इतनी बात, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे भी चलें, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मलेरिया के बारे में इसका जीवन चक्र हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, अब आता है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस किससे फैलता है, याद रखना आपने, मलेरिया प्रोटोजोवा, अमीबाइसिस जो है वो भी आपका प्रोटोजोवा से होता है, ठीक है। प्रोटोजोवा जनित रोग है, तो इसका जो कारक होगा याद रख लो, कौन होता है, एंटअमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा फैलने का एंटअमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोवा, सब याद रखोगे। क्लियर, हाँ। प्रमोद, प्लाज्मोडियम कल हम पूरा चक्र पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम यानी कि बस इसमें याद रखना है कि प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलेगा, ठीक है, उसकी जाति के द्वारा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा के द्वारा, इतनी बात ध्यान रखनी है। मलेरिया में तेज बुखार होगा और किसके रोग वाहक कौन है, वो है मादा एनाफिलिस मच्छर। पूरी क्लास कल होगी क्योंकि उसका जीवन चक्र बहुत बड़ा है, वो आता है बहुत ज्यादा बार कभी कभी पेपर में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अमीबाइसिस में क्या होता है। अब ये देखो, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहे, रोग वाहक स्टार्ट हो गए। पहला वाला मादा एनाफिलिस मच्छर, जो अमीबाइसिस है, जो बाइसिस है, अमीबाइसिस है, वो एंट अमीबा प्रोटोजोवा के द्वारा फैलती है। दो आपको फिर से प्रोटोजोवा के पता चल गई, ठीक है। किस वाहक क्या है इसमें, जो ये घरों में घूमती रहती है ना मक्खी, ये है वो वाहक। इसलिए घर में क्या करते हैं, मक्खी को भगाते रहते हैं, क्योंकि वो गंदगी गंदी गंदी चीजों में बैठी रहती है और वही पैर लिख करके वो हमारे खानों में बैठती है और फिर हम उस खाने को खाते हैं और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। क्लियर इतनी बात, हाँ। चलिए याद रखनी है मेन मेन बातें। इसके देखो क्या फैलने हैं, मल पदार्थ द्वारा संदूषित जल व खाद्य पदार्थों में बैठती है ना, मलों में बैठी रहती है मक्खियां, कहीं भी गोबर वगैरह मल वगैरह सब में बैठी रहेगी और फिर वही पर करके उड़ उड़ के घरों में आ जाएगी, कहाँ, किचन में, और फिर क्या करेगी, वहां आटा गूंदा होगा उसमें बैठेगी, सब्जी रखी होगी उसमें बैठेगी और अपने पैरों पर जो वो उस गंदी चीजों के कण लेके आई होगी वहीं छोड़ के चली जाएगी। फिर हम उसे खा रहे होंगे और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम भी अमीबाइसिस से ग्रसित हो जाते हैं। क्लियर इतनी बात, हाँ। अब प्रभावित अंग क्या होंगे, जाहिर सी बात है, खाया तो पाचन तंत्र ही इसमें क्या होता है, प्रभावित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाचन तंत्र, आंत प्रभावित होगी। अब गंदा खाना खाते हैं इसलिए कहते हैं सब चीज धुल के खाओ, फल भी रहता है, फलों की दुकान में भी तो मक्खी बैठी होगी, तो फल धुल के नहीं खाओगे, वैसे ही खाओगे तो वो सब आपके पेट में और फिर पाचन क्रिया खराब, ठीक है। तो ये इससे पेट दर्द हो जाता है,
दस्त लग जाती है और कभी कभी दस्त के साथ रक्त भी आ जाता है, ठीक है, और फिर उसको फिर बवासीर वगैरह, वो अलग चीज है, सॉरी वो अलग चीज है, पर यहाँ याद रखना है दस्त आ जाता है। हल्की पेचिस, रोगी के मल के साथ श्लेष्म का आना, ठीक है, श्लेष्म आ जाता है चिपचिपा सा, तो वो सब चीजें मलेरिया इसमें होता है, एम्फीबाइसिस में, एमीबाइसिस में। क्लियर इतनी बात? ठीक है, याद रखना है मैंने क्या क्या बताया। अभी हमने देखा कि हमने शुरू में जीवाणु जनित 2 रोग पढ़े, उसके बाद विषाणु जनित 1 रोग आया, फिर 2 और हमने प्रोटोजोआ। तो दिमाग में याद रखना कि चैप्टर में कितने प्रोटोजोआ जनित रोग है, कितने विषाणु जनित रोग है और कितने आपके जीवाणु जनित रोग है, इसी के अंदर क्वेश्चन आएंगे। और साथ साथ में इनके रोग वाहक याद रखने हैं, रोग कारक याद रखने हैं। क्लियर? क्लियर। चलिए, बचाव क्या है? वही है ना, दूषित भोजन और जल का सेवन ना करें, जल को उबाल करके पिए, छान करके पिए, साफ सफाई का ध्यान रखें। और इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान जो की थी वो लेंस नामक वैज्ञानिक ने 1857 में की थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे। अच्छा, चलिए अब आता है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस भी एक अगला छठवां जो रोग होगा, ये आपका गोल कृमि से फैलता है, ठीक है। अब आई है गोल कृमि की बात, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसका जो कारक होगा वो एस्केरिस होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस जो होगा इसका रोग वाहक, रोग कारक होता है। वाहक कौन होता है? संक्रमित प्रदूषित भोजन और जल में उपस्थित इसके निषेचित अंडे, यानी जब क्या होते हैं ये जीव क्या होंगे, अपने जो निषेचित अंडे होते हैं उसको जल में छोड़ देंगे या भोजन में छोड़ देते हैं, और फिर हम उसको ग्रसित जो दूषित भोजन और जल होगा हम उसको खाएंगे, तो उसके अंडे फिर हमारे अंदर आ गए और फिर वो अंडे वहीं जन्म लेंगे और फिर हमें ये एस्केरिस यानी हमारे पेट में वो गोल कृमि बनने लग जाते हैं और फिर हमारा पाचन क्रिया फिर से क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो संक्रामक वो अंडे कहाँ होंगे? वो व्यक्ति में भोजन में हो सकते हैं, सब्जियों में हो सकते हैं, इसलिए ही कहते हैं कि सब्जी फलों को धो करके खाए, ठीक है, फलों में पानी को उबाल करके पीना चाहिए, ठीक है। प्रभावित अंग क्या होगा? जाहिर सी बात है अगर जो भी भोजन के द्वारा ये पानी में हो रहा है तो वो हमारे पाचन तंत्र को ही इफेक्ट करेगा। छोटी आंत को वो खाने लग जाता है, वो गोल कृमि है ना, 11th में आपने पढ़ा है गोल कृमि के बारे में, पाचन तंत्र और आंत श्लेष्म को, ठीक है। लक्षण क्या होंगे? पेट दर्द होता है, उल्टियां हो जाएगी, अब निषेचित अंडे खा लिए आपने तो फिर उल्टियां भी करोगे, है ना, पाचन ही नहीं होगा तो वो सारा बाहर निकलेगा। सिर दर्द, चिड़चिड़ाहट, अपच, आंतरिक रक्त स्राव, आंतरिक रक्त स्राव क्योंकि वो वहां से आंतों को खाना स्टार्ट कर देते हैं वो गोल कृमि। क्लियर? ठीक है। अल्सर हो जाता है, ठीक है, पेशिया पीड़ा, ज्वर, अरक्तता, आंत अवरोधक, ये सब इसके हो जाते हैं। और बचाव यानी कि जल को उबाल कर, छान कर, ये सब करके पी सकते हो, भोजन को धुल करके खाओ, ठीक है, भोजन को, दूषित भोजन को ना खाए। तो ये इस प्रकार से, ये देखो इसने खा दिया दूषित भोजन और इसका क्या हो गया यहाँ पर, ये देखो ये क्या है, एस्केरिस, ये सॉरी गोल कृमि है जो कि अब इसकी आंतों को खाना स्टार्ट करा। इसने दूषित भोजन खाया, अब दूषित भोजन से जो इसके अंडे थे वो यहाँ जन्म लेंगे आंतों में और उसके बाद क्या करेंगे, गोल कृमि अब इसकी आंत को खाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये रोग बेचारा दुख दर्द से पीड़ित हो गया है। क्लियर? आगे चले, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब आता है पाइलेरियसिस। पाइलेरियसिस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कारक क्या है, व्यूचेरिया ब्रैकोफटाई, ये याद रखना है, ठीक है। और ये भी क्या है, कृमि होता है, पाइलेरियाई कृमि है ये भी, ठीक है। 2 कृमि रोग आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसका वाहक क्या है, मादा मच्छर इसका वाहक है, याद रखोगे, मादा मच्छर इसका वाहक है। एडिस, ठीक है, क्यूलुलेक्स, ठीक है, एनोफिलीज मच्छर, ये सारी मच्छर की जातियां ही है, याद रखोगे। और यहाँ पर क्या, जैसे ये रक्त चूसते हैं इसके कारण ये रोग होता है। प्रभावित अंग क्या होंगे, लसिका वाहिका, ठीक है, लसिका ग्रंथियां, ये सब प्रभावित अंग होते हैं, ये याद रखना है। इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, बुखार, ये सब तो दिखेंगे, लेकिन मेन जो होगा इसमें शरीर जगह जगह पर फूल जाता है,
हाथ व पैर फूल जाएंगे, जननिक अंगों में विरूपता आ जाती है। मेन लक्षण इसका यही है, सबको याद रखना है। क्लियर? ठीक है। बचाव क्या होंगे? अपने आसपास मच्छरों को नहीं पनपने दे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बोलते हैं कहीं पर पानी जमा हो तो वहां पर जमा मत होने दो, मच्छर पनपेंगे, फिर वो काटेंगे और फिर ऐसे ऐसे रोग, इतने खतरनाक रोग हो जाते हैं। अब आप इसका डायग्राम देखोगे तो आप भी एकदम देखा होगा वैसे आपने, ये देखो, ये वुचेरिया के काटने से इस इंसान का पैर इतना मोटा हो गया, देख रहे हो? ये है वुचेरिया के कारण ये रोग हो गया है, हाथी पांव रोग भी इसे बोलते हैं। ठीक है, हाथी पांव रोग। ठीक है, रोग वाहक मच्छर। ठीक है, रोग कारक को याद रखना है आपने। क्लियर सबको? देखो कितना बड़ा पैर हो गया ना, फूल का जाता है। तो मेन क्या है? फूल जाना। बुखार वगैरह सिर दर्द है कॉमन, लेकिन मेन जो होगा इसमें फूल जाना, पैरों और हाथों पैरों का, ये शरीर के अंगों का फूल जाना है। ठीक है, और एक लास्ट जो आपका है यहाँ पर देखेंगे, विशेष बात क्या है इसमें, वुचेरिया ब्रैकोफ्टाई एक धागे के समान लंबा कृमि है। ठीक है, एक धागे के समान कृमि होता है जिसकी लंबाई 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसके दोनों सिरे मुड़े होते हैं। इससे उत्पन्न रोग एलिफेटिक एसिड या हाथी पांव रोग कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? चलिए अब एक लास्ट है दाद। दाद के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, तो दाद को आप याद रखोगे, ये कवक जनित रोग है। ठीक है, इसका कारक क्या है? यहाँ पर अब हमने क्या देखा, कवक के बारे में। ठीक है, फंजाई हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये कवक जनित रोग है। पूछा जा सकता है आपको कि कवक जनित रोग क्या है, जीवाणु जनित। मैंने 10 बार बता दिया, इसलिए कान खोल के सुन लो, एक नंबर पक्के रखना अपने। हाँ, ऐसे नहीं कि मैंने आप पढ़ा लिया है, आपको अच्छे से याद हो चुका है। ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, एपिडर फाइटॉन, ठीक है, आदि वंशकों की कवक है। मेन बात है कि कवक जनित रोग है। क्लियर? क्या होगा इसका संक्रमक? संदूषित मिट्टी, अन्य वस्तुएं या रोगग्रस्त व्यक्तियों के संपर्क में आने से, यानी कि ये संक्रमण रोग है जो एक व्यक्ति से फैल रहा है। लक्षण क्या है इसमें? त्वचा एवं नाखून आदि पर सूखी और सल्की विक्षिताएं बन जाना। यानी आपने देखा होगा, रिंगार्ड का एड भी देखा होगा, तो उसमें वो खुजलाते रहते हैं, है ना, इस प्रकार से वो बनाया रहता है। इसका जो कवक बनाया रहेगा वो इस प्रकार से ऐसे हंसता रहता है, वो खुश हुआ रहता है जब वो खुजली कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये बेचारी इसी से ग्रसित हो रही है, लेकिन इसमें जो आपका वो बैठा होगा कवक, वो एकदम स्माइल करता हुआ खुश हो रखा होगा कि आहा अब ये करेगी खुजली, इसलिए मैं आ गया हूं, और ऐसे उसमें दाग छोड़ दे के चला जाएगा, अपना एक प्रिंट छोड़ के चला जाएगा, बस इसलिए वो खुश हो रखा है। हाँ बिल्कुल रिंग जैसी संरचना बन रखी है ना, इसमें खुश हो रखा है वो कि उसने उस पर रोग फैला दिया। तो इसलिए गंदगी से बच के रहो, गंदगी ना फैलाओ, जितना हो सके स्वच्छता बनाए रखो। ठीक है, खाना पीना कैसे खाओगे? उबाल करके, है ना, जल को उबाल करके, और जो सब्जियां होंगी फल होंगी उन्हें धुल करके। तो ये सारे आपके रोग है, अच्छे से पढ़ना है, सबको याद रखना है। मैंने बता दिया क्या क्या याद रखना है, रोग वाहक, कारक और प्रभावित अंग। क्लियर? लक्षण भी इंपॉर्टेंट लक्षण याद रखने हैं, और साथ में इनके क्या याद रखने हैं आपने, और देख लेना, मैंने वैसे बता दिया है सब कुछ। ठीक है, बस एक लास्ट स्क्रीनशॉट है, ले लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस से। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। नंबर पक्के कर लो अपने इसी चैप्टर में। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट